नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की सभी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर भारत के रुख और चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। बांग्लादेश में हाई कोर्ट ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार। दुनिया भर में हिंदू उत्पीड़न की गूंज। भारत में संसद से सड़क तक उठी आवाज। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री का बयान, कहा अल्पसंख्यकों के जीवन की रक्षा वहां की सरकार की जिम्मेदारी। शीतलहर के बीच रूस का यूक्रेनी ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर भीषण हमला। 10 लाख से अधिक आबादी अंधेरे में रहने पर मजबूर। राष्ट्रपति पुतिन की चेतावनी, अगर कीव को मिला परमाणु हथियार तो मिलेगा करारा जवाब। ताइवान के राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा से लाल हुआ चीन। ताइवानी हवाई क्षेत्र में घुसे चीनी विमान। अपनी सैन्य तैयारियों का जायजा लेने के लिए ताइवान ने भी किया युद्ध अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया ने पारित किया सोशल मीडिया से जुड़ा ऐतिहासिक कानून। 16 साल से कम उम्र वाले अब नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल। दुनिया में इस तरह का ये पहला कानून। और आइए पहली खबर की ओर चलते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के बीच हिंदुओं की आवाज उठाने वाले इस्कॉन को एक राहत मिली है। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। वहीं हिंदुओं के समर्थन में भारत खुलकर सामने आ गया है। संसद में दिए एक बयान में विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि सभी नागरिकों की सुरक्षा बांग्लादेश की सरकार की जिम्मेदारी है और वहां की सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। अस्तित्व और भविष्य को लेकर अंधकार में डूबे बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए गुरुवार को हाईकोर्ट से उम्मीद की एक किरण फूटी। भले ही इस फैसले से आम अल्पसंख्यकों के जीवन में तुरंत बड़ा बदलाव ना आए, लेकिन इतना जरूर है कि ये टूटती आस की डोरी को जोड़ने की एक कोशिश होगी। हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। कहा कि सभी धर्मों के लोगों के बीच बहुत सौहार्द है और आपसी सम्मान और प्यार कभी नहीं खोएगा, इसलिए आवेदक को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। दरअसल विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक वकील की मौत के बाद अदालत से बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ चटगांव और रंगपुर में आपातकाल की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब तलब किया था। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के बाद अदालत ने यह आदेश दिया। हालांकि इस्कॉन और हिंदुओं को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। इस्कॉन के शिवचर स्थित केंद्र को कुछ लोगों ने जबरन बंद करा दिया। इधर भारत में संसद से लेकर सड़क तक रोष है। मामले पर विदेश राज्य मंत्री ने संसद को बताया कि भारत ने बांग्लादेश के हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। राज्यसभा में लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सभी नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी वहां की सरकार की है, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों की तोड़फोड़ और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के साथ भेदभाव की बहुत सारी घटनाएं पिछले कुछ महीनों में सामने आई हैं। भारत सरकार ने इसे लेकर बांग्लादेश सरकार के सामने चिंता जताई है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। हिंदुओं के बढ़ते उत्पीड़न के खिलाफ भारत समेत विश्व के कई देशों में आवाज बुलंद होती दिखाई दे रही है। शेख हसीना ने भी इस्कॉन के चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ विरोध करने वाले चिन्मय प्रभु को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि फौरी तौर पर इस्कॉन को अदालत से राहत तो मिल गई, लेकिन अब भी उस पर संकट बरकरार है। जमात जैसे कई कट्टरपंथी संगठन इस्कॉन के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
मारूफ रजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मारूफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि भारत में भी काफ़ी गुस्सा, वहाँ पर जो हिंदुओं की हालत है बांग्लादेश में, जिस तरह से वहाँ पर इस्कॉन के संत को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद भारत में सड़कों पर भी काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में काफ़ी वहाँ पर प्रदर्शन हुए हैं इसको लेकर के। संसद में भी आज विदेश राज्य मंत्री की ओर से बयान दिया गया। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है बांग्लादेश ज़्यादा इस मसले को लेकर के कार्रवाई के मूड में नहीं दिखता? देखिए, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अच्छे ही थे जब तक बेगम शेख हसीना ने आके बांग्लादेश से छोड़कर हिंदुस्तान में शरण जब से लिया है। उसलिए बांग्लादेश के काफी लोग, आवाम की जो एक गुस्सा है बेगम शेख हसीना के खिलाफ, वो अब नजर आ रहा है लोगों की हर एक हरकतों के अंदर। इसमें जो ये इस्कॉन ग्रुप के एक मंक हैं जिनका नाम चिन्मय दास साहब है, उनके खिलाफ लोग अब काफी गुस्सा दिखा रहे हैं। कारण ये है कि इन्होंने कुछ ऐसा तो खास किया नहीं है जिससे कि बांग्लादेश में इस किस्म के मांगे हों उनके खिलाफ, लेकिन बांग्लादेश में हालत बिगड़ती गई है पिछले कुछ महीनों के अंदर। भारत को एक किस्म से बांग्लादेश का अब दुश्मन दिखाया जा रहा है, और कारण इसका यह है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अभी फिलहाल इतने अच्छे नहीं है। जब तक शेख हसीना हमारे साथ हैं, उनको मोदी सरकार ने शरण दिया है, लेकिन बांग्लादेश में ये जो इस्कॉन ग्रुप के एक लीडर हैं चिन्मय दास, उनका कुछ एक चीजों से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और इसलिए ये देखा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि इनके खिलाफ सेडिशन यानी कि देशद्रोही या देश दुश्मनी का चार्ज लगाया जाए और इनको एक किस्म से अरेस्ट किया जाए। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के लोग बोल रहे हैं इस बात को बढ़ाने के लिए। इतनी कोई खास समस्या बिगड़ी नहीं है। अभी समस्या ये है कि बांग्लादेश के अंदर कई ग्रुप्स हैं जो मौका ढूंढ रही हैं भारत के खिलाफ बात खड़ी करने के लिए। मारूफ साहब, यहाँ पर बड़ा सवाल ये आता है कि बांग्लादेश के अंदर जो वहाँ पर हिंदू परेशान हैं, कई सारे प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं, भारत उन हिंदुओं के हित में बोल रहा है। आज भी विदेश राज्य मंत्री की ओर से बयान दिया गया, इससे पहले विदेश मंत्रालय की ओर से भी बयान आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह के वहाँ पर हालात बने हुए हैं, कट्टरपंथी तत्व वहाँ पर हावी हो रहे हैं, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के ऊपर वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है, अंतर्राष्ट्रीय जगत से कोई बड़ी आवाज़ इसके खिलाफ आ नहीं रही है। आपका बहुत जरूरी सवाल ये है, और इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि पहली बात तो ये है कि दुनिया के जितने बड़े बड़े देश हैं जिनका जो ऐलान जिसकी माने रखता है, वो कई चीजों में अभी बिजी हैं। जैसे यूक्रेन की लड़ाई हो, या इजराइल और लेबनान के अंदर, या इजराइल और गाजा स्ट्रिप के अंदर जो लड़ाई चल रही है, उन चीजों में लोग ऐलान जो देंगे उस पर ज्यादा नजर है लोगों की। दूसरी चीज ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू आबादी है, जो उनकी आबादी, हिंदू आबादी करीब बांग्लादेश के अंदर 8% है, उसके खिलाफ लोगों ने जो आवाजें उठाई हैं, जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन है, उसमें कोई कारण नहीं था कि वो भारत को भी इसके अंदर सीट के लाए, क्योंकि अभी तक भारत ने इन ग्रुप्स का कोई इतना खास मदद नहीं किया।
आप जिनको इतिहास का थोड़ा आइडिया है, जब 71 की लड़ाई हुई थी और बांग्लादेश बना था, तो भारत के कई सैन्य अफसर थे, जैसे जनरल जेकब, उन्होंने ये बताया था उस टाइम कि भारत के जो बाकी अधिकारी थे कि अभी ही एग्रीमेंट के अंदर आप ऐसे क्लॉज डाल दें जिससे हिंदू माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है उनकी मारूफ साहब, प्रार्थना उस समय जो हुआ था उसके बाद वहाँ पर लंबे समय तक कई सरकारें वहाँ पर चली, चाहे हम बीएनपी की सरकार की बात करें या शेख हसीना की सरकार की बात करें, और उन सरकारों के दौरान वहाँ पर जो हिंदू माइनॉरिटी है या दूसरी माइनॉरिटी हैं, उनके हकूक़ वहाँ पर पूरे के पूरे रखे गए, किसी तरह का उनके साथ बड़े अत्याचार की खबरें नहीं आई। लेकिन अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के ऊपर जो वहाँ की दोनों पार्टियाँ हैं, बड़ी पार्टियाँ, उनका दबाव है कि वो जल्द से जल्द वहाँ पर चुनाव कराएं। कहीं यही तो कारण नहीं है कि मोहम्मद यूनुस के चेहरे के पीछे और इस अंतरिम सरकार में जो कट्टरपंथी तत्व हावी हैं, चाहे हम जमात की बात करें या हिजबुत तहरीर की बात करें, ये सब एक दबाव डाल रहे हैं, इस तरह के जो कार्यकलाप वहाँ पर चल रहे हैं, हिंदू विरोध का एक दबाव डाल रहे हैं, ताकि जो चुनाव का दबाव दोनों राजनीतिक दल वहाँ पर डाल रहे हैं उससे थोड़ा सा टाइम बाई कर सकें। ये ऐसा हो सकता है क्या? ये भी है, और असली इन लोगों के दिल में ये बात है कि चुनाव का बहाना लेके ये जितने ऑपोजिशन ग्रुप्स हैं उनके ऊपर दबाव डालें, क्योंकि अभी तो जो देखने में आया है कि ज्यादातर तादाद के लोग जो हैं वो अभी जो इंटरिम सरकार मोहम्मद यूनुस साहब की है उनके हित में है, और उन लोग जो है अभी चुनाव का बहाना लेके दूसरे ग्रुपों के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं। असली बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर जो हालात है वो कुछ हद तक शेख हसीना को जिम्मेवार माना जा सकता है, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ जो बांग्लादेश के लोगों को दिल में जो गुस्सा है वो आप आम हिंदू पॉपुलेशन जो बांग्लादेश में है, जो अच्छे तरीके से रह रहे थे, जिन्होंने कानूनी तौर पर काम करते आए हैं। भारत सरकार के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का वहाँ पर गुस्सा है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध रहे हैं, चाहे वो ट्रेड के संबंध रहे हों या कल्चर के संबंध रहे हों, काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। इवन बेगम खालिदा जिया के समय भी वहाँ पर भारत और बांग्लादेश के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। शेख हसीना के समय भी ये काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। ये अलग बात है कि अंतरिम सरकार जब से वहाँ पर आई है तब से वहाँ पर कट्टरपंथी तत्व हावी हो गए हैं, वहाँ पर आतंकी तत्व वहाँ पर हावी हो गए हैं, इस्लामी चरमपंथी वहाँ पर हावी हो गए हैं, और यही कारण है कि भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पर एक लहर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मारूफ साहब, हमारे साथ बने रहिएगा आप, और इसके बाद एक और खबर पर हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर हम अब आपको लिए चलेंगे। चीन और ताइवान के बीच में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दरअसल ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। लाई की यात्रा से चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन आक्रामक हो गया है। चीन की आक्रामकता को देखते हुए ताइवान ने गुरुवार को एक युद्धाभ्यास भी किया। इस युद्धाभ्यास और ताइवान की ताकत को देखकर चीन और भड़क गया। ये रिपोर्ट देखिए। विलियम लाई के राष्ट्रपति बनने के बाद से ताइवान को लेकर चीन के तेवर से क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर दांव लगा हुआ है। लाई द्वीप के स्वशासन के दर्जे को बरकरार रखने का संकल्प दोहरा रहे हैं तो चीन उन्हें अलगाववादी नेता करार दे रहा है। अब राष्ट्रपति लाई दूसरे देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं तो चीन को ये रास नहीं आ रहा है। पिछले कई दिनों से चीनी सेना के लड़ाकू विमान और जहाजों ने ताइवान क्षेत्र में घुसपैठ को बढ़ा दिया है। चीन की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ के चलते ताइवान ने सुरक्षा को कड़ी करने का फैसला किया है। ताइवान ने अपनी सैनिक तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार को युद्धाभ्यास किया। इसमें विमान, जहाज और मिसाइल प्रणाली को शामिल किया गया। राष्ट्रपति शनिवार को 3 प्रशांत देशों मार्शल द्वीप, तुवालू और पलाऊ के लिए रवाना होंगे। मई में पदभार संभालने के बाद ये लाई की पहली विदेश यात्रा होगी। यात्रा के आने जाने के दौरान राष्ट्रपति अमेरिका के हवाई और गुआम में रुकेंगे और पुराने दोस्तों और थिंक टैंक सदस्यों से मुलाकात करेंगे। उनकी पूरी यात्रा को लेकर चीन भड़का हुआ है और इसे राजनयिक घुसपैठ करार दे रहा है। चीन ताइवान के इर्द गिर्द फिर बड़ा युद्धाभ्यास करने वाला है। हाल के सालों में ताइवान के कई सहयोगी उसका साथ छोड़कर चले गए हैं। चीन और ताइवान के बीच जारी विवाद में अमेरिका ताइवान के लिए हथियारों का सबसे बड़ा मददगार है, लेकिन ताइवान को मान्यता नहीं देता है। लाई की पूर्ववर्ती त्साई इंग वेन 2017 में अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान अमेरिका में रुकी थीं। अमेरिकी सैन्य जहाज और विमान नियमित रूप से चीन को स्वशासित ताइवान से अलग करने वाले जल मार्ग से गुजरते हैं। चीन ने मंगलवार को अमेरिकी नौसेना के विमानों की निगरानी के लिए अपने सैन्य विमानों और नौसैनिक जहाजों को तैनात किया है। चीन ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया था। तो चीन और ताइवान के बीच में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है और दरअसल इस बार तनाव का कारण ये है कि ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं लाई, वो 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं और चीन नहीं चाहता कि वो विदेशों की यात्रा करें। दरअसल चीन ताइवान को पूरी की पूरी मान्यता भी नहीं देता और यही कारण है कि ताइवान और चीन के बीच में तनाव वहाँ पर हमेशा बना रहता है। हम अपने खास मेहमान से इस पर बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पहले। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चीन और ताइवान के बीच में बढ़ते हुए तनाव की हम बात कर रहे थे। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान मारूफ रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मारूफ साहब, ये चीन और ताइवान के बीच में हमेशा से एक तरह का तनाव देखा जाता रहा है, लेकिन इस बार फिर ये तनाव काफ़ी बढ़ गया है और इस बार कारण ये है कि जो ताइवान के राष्ट्रपति हैं वो विदेशी दौरे पर जा रहे हैं और चीन इससे काफ़ी नाराज़ है। इसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पर युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं और ताइवान ने भी आज अच्छा खासा युद्धाभ्यास किया है। चीन और भड़क गया है इसको देखकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ताइवान और चीन का तो मसला पिछले 70 साल से चल रहा है जी, और चीन का ये दिखाना है कि हम ताइवान को आंख दिखा के उस पर दबाव डाल के उसको हमारे पक्ष में ले आएंगे। अभी तक ताइवान को बहुत समर्थन मिला है अमेरिका से जी, और ताइवान के जो लीडर हैं वो चीन की बात पे उनको बताया जा रहा है कि चीन की बात पे दबाव पे मत आओ।
लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है अमेरिका के लिए कि जितना चीन का हौसला बढ़ता दिखता जाएगा उतना अमेरिका का परछाव उस इलाके के अंदर कम होता जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी चीन के राष्ट्रपति जो एक पैसिफिक टूर में जा रहे हैं और उसके बाद अमेरिका भी जाएंगे, तो ये चीज चीन को पसंद नहीं है। जैसे ही चीन हमारे ऊपर भी दबाव डालता आया है कि आप तिब्बतियन और दलाई लामा साहब को आप समर्थन ना दें, उनसे आप बातचीत कम करें, मिलाप रखें नहीं, लेकिन हमने भी कुछ हद तक उनके खिलाफ खड़े होके अपना हौसला दिखाया है, लेकिन इतना भी नहीं भारत ने दिखाया जितना हमको मेरे हिसाब से दिखाना चाहिए था। क्योंकि हमारे को, भारत को चीन के साथ ये दिखाना है कि हम चीन के खिलाफ एशिया में कोई एक देश है जापान के अलावा तो भारत ही खड़ा हो सकता है। लेकिन किस हद तक भारत ये हौसलाबाजी में उतरेगा और चीन को ठीक है मारूफ साहब, अभी हम जो भारत और चीन के संबंध हैं उससे अलग चीन और ताइवान के बीच में जो तनाव है उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। ताइवान की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ताइवान को अमेरिका का समर्थन है, अमेरिका ताइवान को हथियार भी देता है और आज ताइवान की ओर से जो वहाँ पर युद्धाभ्यास किया गया उससे काफ़ी कुछ चीन भड़क गया है। चीन भी उस इलाके में युद्धाभ्यास करने वाला है। सवाल यह है कि चीन की जो ये विस्तारवाद की नीति है ये कितना इन इलाकों के लिए, चाहे हम इंडो पैसिफिक की बात करें, साउथ चाइना सी की बात करें या यहाँ ताइवान स्ट्रेट की बात करें, ये कितना परेशानी खड़ी करता है? देखिए, चीन को ये दिखाना है अपने लोगों को, पहली बात कि हम अमेरिका से, उनकी धमकियों से झिझकेंगे नहीं, हमें जो करना है हम करेंगे। लेकिन आप भी मानेंगे कि हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि चीन ने अमेरिका को आंख दिखाई है और चीन अपना हौसला दिखा रहा है कि चीन जो कुछ करना चाहता है करेगा। लेकिन मैं नहीं देखता हूं कि इमीडिएटली 1-2 साल के अंदर ये होगा। जब जितना जितना चीन की काबिलियत बढ़ती जाएगी उतना अमेरिका को वो ताइवान से नजदीक होने से रोकेगा। लेकिन चीन के अंदर अभी भी इतनी काबिलियत नहीं है कि अमेरिका को बिल्कुल ही उस इलाके में अमेरिका के चलने देने से रोक सके। क्योंकि एक बार अगर वो हो गया तो फिर अमेरिका ईस्ट एशिया के अंदर, जापान, कोरिया, ताइवान, इस इलाके में अपना कंट्रोल ढीला हो जाएगा उसका, और अमेरिका फिर आगे अपनी बात को नहीं आगे बढ़ा पाएगा क्योंकि वो इलाका जो है अमेरिका के छत्र छाया में कई सालों से रहा है। यानी कि ये तनाव जो है ये आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, जिस तरह की वहाँ से खबरें आ रही हैं, क्योंकि ताइवान की ओर से युद्धाभ्यास किया गया है और ताइवान ने जो युद्धाभ्यास किया है उसमें बड़ी संख्या में जो विदेशों से आए हुए हथियार थे वो शामिल थे और चीन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आने वाले समय में और तनाव वहाँ पर बढ़ सकता है। मारूफ साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने काफ़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, अपना विश्लेषण हमारे सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और कार्यक्रम के अंत में हम आपको छोड़ जाते हैं आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन द्वारा पश्चिमी देशों द्वारा दिए हथियारों से रूस के अंदर हमलों के जवाब में रूस कीव में मौजूद निर्णय लेने वाले केंद्रों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। पुतिन का कहना है कि रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का कोई तोड़ नहीं है। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि रूस द्वारा उसके ऊर्जा संयंत्रों पर गुरुवार को बड़ा हमला किया गया है। इससे करीब 10 लाख लोग अंधेरे में डूब गए हैं। संघर्ष विराम लागू हो जाने के बाद भी गुरुवार को दक्षिणी लेबनान के 6 इलाकों में इजरायली टैंकों ने गोले दागे। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और कई संदिग्ध वाहनों में दक्षिणी क्षेत्र के कई इलाकों में पहुंचे थे।
दरअसल बुधवार को इजराइल और लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम प्रभावी हुआ था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने घरों में लौटने की अनुमति देना है। इजरायली सेना ने गाजा में अपने हमले बढ़ा दिए हैं। चिकित्सा कर्मियों की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को हुए इन हमलों में 17 लोगों की मौत हो गई। हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम के बाद इजराइल ने गाजा पर फोकस बढ़ा दिया है। मध्य इलाके में बमबारी की गई, वहीं उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में टैंक और अंदर घुस गए हैं। वहीं हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम के बाद गाजा में भी फलस्तीनी संघर्ष विराम की उम्मीद कर रहे हैं। मैक्सिको ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने की घोषणा पर कड़ा पलटवार किया है। राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबॉम ने कहा कि वो ऐसे कदमों पर पलटवार करेंगे और इससे अमेरिका में 4 लाख नौकरियां चली जाएंगी। वहीं चीन पर टैरिफ लगाने के फैसले पर भी चीन की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। चीन ने कहा कि इससे अमेरिका की समस्याओं का हल नहीं होगा। चीन ने कहा कि अमेरिका और चीन को स्थिर और सतत संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। पूर्वी युगांडा में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। युगांडा की रेड क्रॉस सोसाइटी ने बताया है कि भूस्खलन के बाद चले राहत और बचाव कार्य में अब तक 13 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। पहाड़ी जिले बुलाम्बुली के 6 गांवों के 40 घर पूरी तरह मलबे में दब गए हैं। मौत का आंकड़ा अभी काफी ज्यादा हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई सीनेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला बिल गुरुवार को पारित कर दिया। दुनिया में इस तरह का ये पहला कानून होगा। इस कानून में व्यवस्था की गई है कि टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, एक्स और इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट खोलने पर रोक लगाने में नाकाम रहते हैं तो उन पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगेगा।